Hello friends, myself Vinay Mishra, working as one of the faculty from Mechanical Engineering Department of Amalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion on thermodynamics, basically on first law of thermodynamics. इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देखे जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, साइकिल के बारे में, प्रोसेस के बारे में, ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था और देखा था कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर अप्लाई करें अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग मशीन्स पे, तो कैसे इक्वेशन निकल के आती, कैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। हम लोगों ने देखा कि नोज़ल क्या होती है, नोज़ल पे फर्स्ट लॉ इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, और डिफ्यूज़र के बारे में हम लोगों ने देखा, कंप्रेसर के बारे में देखा कि कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सेम कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करेंगे, कैसे फर्स्ट लॉ इक्वेशन इस पर लगाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स उस पर सॉल्व करते हैं, कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिस पे वर्क करके हम लोग एक इक्वेशन, स्पेसिफिक इक्वेशन बना सकें, जनरल इक्वेशन से एक स्पेसिफिक इक्वेशन बना सकें, उसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। तो देखते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं बॉयलर की, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट थर्मोडायनामिक्स का। पावर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पावर प्लांट। होता क्या है पावर बॉयलर में, क्या होता है हम जैसे हम जानते हैं, तो बॉयलर इज़ ए बेसिकली द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू जनरेट स्टीम, यानी बॉयलर में बेसिकली स्टीम जनरेशन, स्टीम जनरेटर भी इसको कहते हैं। इसका काम होता है कि स्टीम को जनरेट करना, हाई प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करना। कैसे? वाटर से, यानी हमारे पास जो इनपुट है वो है पानी, पानी को स्टीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे उसको, तब वो चेंज होगा लिक्विड से वेपर में, यानी हाई प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है, स्टीम बनेगी, और वो स्टीम फिर स्टीम टरबाइन पे एक्सपेंशन होगा जिसके ब्लेड रोटेट करेंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन, जो रोटेशन है उसका कनेक्शन जनरेटर से होगा, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर वाटर स्टोरेज है, एक सर्टेन पार्ट से हीट इनपुट दिया जा रहा है इसको, और यहाँ से वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से वाटर दिया जा रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द वाटर ड्यू टू विच द स्टीम इज जनरेटेड। दिस इज सिंपल प्रिंसिपल, सिंपल वर्किंग ऑफ बॉयलर। अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0, लेवल बराबर है, एलिवेशन किसी भी तरह का कोई यूज़फुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनपुट आउटपुट लेवल की बात करें तो लगभग सेम लेवल पे है, तो हम लोग बात करेंगे दिस इज डेल्टा जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा सी अपॉन 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें इनपुट आउटपुट पे लेवल पे, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी लगभग 0 हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा जेड 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन हो गई इसकी बॉयलर की। अब ये सारी कंडीशन हम लोग रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन पे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था, वहाँ पे सिंपली इन दोनों कंडीशन को रखेंगे, और W की वैल्यू हम लोग देखते हैं 0। क्यों? देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे किसी भी तरीके का आप वर्क डन ना ही दे रहे हैं और ना ही आपको किसी भी तरीके का वर्क डन आपको मिल रहा है, यानी डेल्टा जो डेल्टा W की वैल्यू है, या W की जो वैल्यू है वो आप 0 लेके चलेंगे, क्योंकि किसी भी अमाउंट ऑफ वर्क ना ही आपको मिल रहा है, ना ही आप दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का रोटेशन नहीं मिल रहा है, मोशन नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ सिंपली स्टीम मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा W या हम कहें W की वैल्यू आप 0 लेके चलेंगे, ठीक है। सारी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रखेंगे, हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सिंपली
H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2, यानी या Q की बात करें तो H2 माइनस H1। ये एक सिंपली एक बेसिक इक्वेशन है जो हर बार यूज़ करेंगे हम लोग पावर प्लांट के जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, रैंकाइन साइकिल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, और हर जगह इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो वो बेसिकली वहाँ पे पता आपको सोचना होगा कि वो इक्वेशन कहाँ से आई, तो वो बेसिकली इक्वेशन आई यहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप draws water from a lower level and pumps to high level as shown in figure, यानी लोअर लेवल से वाटर को उठा करके हाई लेवल पे पहुंचाना, दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर सेंट्रीफ्यूगल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, वाटर के ब्लेड्स जब शाफ्ट जब घूम रहे हैं तो एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप, वाटर पंप। अब देखते हैं कंडीशन इसकी क्या क्या है। यहाँ पे ये एक पंप है, एक इमेजिनरी बाउंड्री हम लोगों ने ले ली है, पंप है, इसका मतलब ये है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन नीड टू बी डन ऑन द सिस्टम इटसेल्फ, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, यानी जो हम काम करेंगे दैट इज W। तो यहाँ पे W को कंसिडर करके चल रहे हैं, यहाँ पे W 0 नहीं लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर है जो इसको घुमाएगी, वर्क डन इनपुट होगा इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू होगा। पंप में Z1 कितनी हाइट से हमें उठाना है पानी, ये भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू समथिंग। Z2 कहाँ तक पहुँचाना है, अगर ये गिवन है तो वो भी 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं Q की वैल्यू 0 लिख रखी है हम लोगों ने। Q की वैल्यू 0 इसलिए लिख रखी है कि मान लीजिए हम लोग एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि किसी भी तरीके का हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही हीट हम दे रहे हैं ना ही किसी तरीके का हीट उसमें से निकल रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज समवॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। अगर बाई चांस गिवन है क्वेश्चन में कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको कंसीडर करके चलेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लेके चल रहे हैं कि एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, दूसरी कंडीशन में भी ये गिवन हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ गिवन हो, तो वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी होगी उसको कंसीडर करके चलना है, उसको हमेशा 0 लेके नहीं चलना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसको कंसिडर कर लिया है 0। डेल्टा U की वैल्यू 0 एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग लेके चलें कि डेल्टा U की वैल्यू इन जनरल mCV/dt के बराबर होगी, जो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है हम ये मान के चलेंगे जिस टेम्परेचर पे वाटर इनपुट किया उसी टेम्परेचर पे वाटर आउटपुट हो गया, यानी जो हमने जिस पानी को उठाया है, जिस पानी को पहुंचाया है, लगभग उसका टेम्परेचर सेम है, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, डेल्टा की U की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे। अब देखिए स्मॉल v1 इज इक्वल टू स्मॉल v2 इज इक्वल टू v। इसको कैसे लिख दिया हमने, वाटर बेसिकली इज इनकम्प्रेसिबल है, जिसको चाहे जितना आप दबा लीजिए उसको वॉल्यूम लगभग 0 चेंज होगा, यानी चेंज होगा ही, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल वाटर होता है, तो इसकी ये इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम वाटर की बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो वाटर का वॉल्यूम बेसिकली चेंज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे तो v1 की वैल्यू v2 के बराबर की गई, v1 की वैल्यू v2 के बराबर की गई है, जो एक सिंपली v के बराबर हम लोगों ने लिख दिया। इक्वेशन में देखते हैं w की वैल्यू माइनस में, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स तो w की वैल्यू है वो नेगेटिव लेके चलेंगे। q की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी, डेल्टा U की वैल्यू 0 रख दी,
जो इक्वेशन हमारे पास फाइनली बन के आई है वो हमारी ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक इक्वेशन हो गई हमारी वाटर पंप की। कंडेंसर, कंडेंसर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो कंडेंसर होता है, ठीक है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, होगा क्या, कंडेंसेशन होगा इसमें। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वेपर जो है कन्वर्ट होगा लिक्विड में, द प्रोसेस बाय विच द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और ये जहाँ पर होगा उसे हम कहेंगे दिस इज कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर यूज टू कंडेंस द स्टीम इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट एंड सो ऑन। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करेंगे इसको, स्टीम पावर प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं और जगह जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिगर को देख लेते हैं इसके पहले। ये कुछ फिगर है कंडेंसर का। स्टीम एक पोजीशन पे आ रही है, एक पोजीशन से स्टीम कंडेंस होकर के लिक्विड में चेंज हो जा रही है और यहाँ से वो कंडेंसेट बाहर हो जा रहा है। हो क्या रहा है, अब होगा क्या इसमें, इसको देखना है थोड़ा सा। जब स्टीम कंडेंस होगी, जाहिर सी बात है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालना पड़ेगा उससे। क्यों भाई, अगर पानी को गर्म करके स्टीम बनाना है तो हीट आपको देना पड़ेगा, उसी अमाउंट ऑफ हीट को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी आपको वाटर में हीट अगर देंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे तो वेपर में चेंज होगा। लेटेंट हीट अगर देंगे आप, तो अगर उल्टा करना है, वेपर को लिक्विड में चेंज करना है, कंडेंस करना है, वेपोराइजेशन में हीट देंगे और कंडेंसेशन में हीट आपको निकालनी भी तो पड़ेगी, ठीक है। जो स्टीम को दे रखी है आपने या वाटर को दे रखे है, स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो स्टीम से आप सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप निकालेंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर स्टीम कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में या वाटर में, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप निकालेंगे। यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर TW1 है, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर TW2 है। इनपुट से कन्वर्जन हुआ आउटपुट से, इनपुट कन्वर्ट हुआ आउटपुट में, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा इसको देखना है, ठीक है। होगा क्या, ये जिस टेम्परेचर पे वाटर है और ये जिस टेम्परेचर पे वाटर है, ये वाटर हीट अप हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या, ये वाटर हीट अप हो जाएगा। क्यों, जैसे ही स्टीम चेंज होगी इन सरफेस पे, जैसे स्टीम पड़ेगी तो स्टीम से हीट निकलेगी, वो जो स्टीम से हीट निकलेगी वो उस वाटर में जाएगी जो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। यानी टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम स्टीम इन कंडेंसेशन प्रोसेस। यानी इस कंडेंसेशन प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी आपकी निकलेगी स्टीम से, वो हीट वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी जाके, जिससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका TW1 से हो जाएगा TW2, यानी जो बाहर जो निकल रहा है पानी वो आपका गर्म हो जाएगा। देखते हैं आप, जो की अमाउंट ऑफ अगर हीट की बात करें तो हीट गेन बाय द वाटर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कितनी अमाउंट ऑफ हीट गेन होगी वाटर से, कंडेंसर से पास हो रहा है पानी तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट अगर हम लोग देखें उसको निकाल लें, तो ये MW इंटू HW2 माइनस HW1, यानी जितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज हुई है और वो स्पेसिफिक एंथैल्पी पर किलोग्राम में है। अगर मास ऑफ वाटर गिवन है आपका MW, तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारे पास हीट आ जाएगी, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं MCP/dT से। MCP/dT, M वाटर का मास है, CP वाटर के लिए गिवन है स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर आउटपुट पे गिवन है, टेम्परेचर इनपुट पे गिवन है। ये सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू H1 माइनस H2, ये दोनों बराबर कैंसिल हो जाएंगे, तो H1 माइनस H2 की वैल्यू आ जाएगी सो एंड सो MW CW TW2 माइनस TW1। सिंपली एक क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। तो हम लोगों ने देखा कि अगर वाटर में अगर अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालना है, कंडेंसर में कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, तो इस इक्वेशन से हम लोग इन जनरल निकाल लेंगे। पीछे देखते हैं, जो हमारा कुछ पोर्शन छूट गया था। पोटेंशियल एनर्जी को 0 है
पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिख रखा है क्योंकि मान के चल रहे हैं इनपुट और आउटपुट पे लेवल हमारा सेम है, पोटेंशियल डेल्टा Z की वैल्यू 0 होगी, Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी, कंडेंसर में बेसिकली ऐसा कुछ वेलोसिटी का कोई रूल होता नहीं है कि वेलोसिटी चेंज होने से कुछ वर्क आउटपुट चेंज होगा आपका, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम मान के चलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है। W की वैल्यू 0 है क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं दैट इज 0, यानी कोई आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं कंडेंसर में, कोई रोटेशन नहीं है, टर्बाइन नहीं लगी हुई है, किसी भी तरीके का वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है किसी तरीके का, तो वहाँ पर हम लोग देख के चलते हैं, मान के चलते हैं कि W की वैल्यू 0। सिंपली ये सारी कंडीशन उस इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट लॉ इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ये, ठीक है। तो यानी Q की वैल्यू H1 माइनस H2। इवेपोरेटर, अब बात करते हैं इवेपोरेटर की। इवेपोरेटर जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, इवेपोरेशन कहाँ पे होगा, यानी वेपोराइजेशन कहाँ पे होगा। अगर वाटर आपको गिवन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे तब वो वेपर में चेंज होगा, दिस प्रोसेस नोन एज वेपोराइजेशन सिंपल। और ये प्रोसेस जहाँ पे होगा दैट इज नोन एज इवेपोरेटर, अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहें। सो द डिवाइस इन विच द वेपोराइजेशन टेक प्लेस दैट इज नोन एज इवेपोरेटर। वेपोरेटर इज इक्विपमेंट यूज इन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको। टू कैरी हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। अब हम लोग ये देखेंगे कि इवेपोरेटर में होता क्या है। पहली चीज़ तो ये कि कंडेंसर में क्या होता था, हीट एक्सट्रैक्ट होती थी, स्टीम से हीट बाहर निकलती थी, तब स्टीम कन्वर्ट होती थी लिक्विड में। इसका रिवर्स प्रोसेस, वाटर में आप हीट जब देंगे, हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तब वो चेंज होगा वेपर में। यानी फॉर वेपोराइजेशन द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द लिक्विड फॉर द लिक्विड, यानी लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है। यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वेपोराइजेशन होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एडिशन होगा लिक्विड में, तब वो फेज चेंज होगा लिक्विड से वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट में बात करें या स्टीम की बात करें, अगर लिक्विड पानी चेंज हो रहा है स्टीम में तो इवेपोरेटर में सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर रेफ्रिजरेंट के केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेंट का फेज यूज चेंज होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर ले रहे हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक पॉइंट से आएगा, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस पाइप में आ रहा है और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जा रहा है। तो ये प्रोसेस बाय विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। इस कंडीशन में होगा क्या, ये जो सेटअप है इसको इवेपोरेटर कह रहे हैं, और सर्टेन अमाउंट ऑफ क्यू आप देख रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर। पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इनपुट लेवल आउटपुट लेवल पे किसी भी तरीके का वर्क डन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सेम लेवल पे है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं डेल्टा Z की वैल्यू 0, डेल्टा Z की वैल्यू अगर 0 है तो हम ये देख के चलेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमारी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी तरीके का यहाँ पे वेलोसिटी का रोल नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने से वर्क आउटपुट में कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ इफेक्ट परफॉर्मेंस पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो या हम कहेंगे इनपुट आउटपुट में वेलोसिटी लगभग सेम है या सेम है, तो उस कंडीशन में ये लेके चलेंगे कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी 0 है। W की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, ना ही आप वर्क आउटपुट आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन हीट का है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बस इतना इंटरेक्शन है, किसी भी तरह का वर्क इनपुट नहीं है, किसी भी तरीके का वर्क आपको इनपुट नहीं हो रहा है, ना ही आउटपुट हो रहा है। तो W की वैल्यू हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। ये सारी कंडीशन डेल्टा और हाँ, Q की वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। Q की वैल्यू पॉजिटिव लेके हम इसलिए चलेंगे क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम में। लिक्विड या रेफ्रिजरेंट की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा तो
उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव लेके चलेंगे, एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। यहाँ पे Q की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इससे पहले एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हम लोगों ने पढ़ा था। इस बार रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो बेसिकली ऐसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा पिस्टन का, और कंप्रेसर है तो ये कंप्रेस करेगा फ्लूइड को, या हम कहें एयर को कंप्रेस करेगा फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ड्रॉस इन एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सप्लाई एट कंसिडरेबल हाई प्रेशर इन स्मॉल क्वांटिटी। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता था कि वहाँ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर आपको मिलती थी, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर मिलेगी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर आपको मॉडरेट मिलता था, यहाँ पे प्रेशर जो मिलेगा आपको वो आपको हाई प्रेशर मिलेगा एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। The reciprocating compressor can be considered as a steady flow system provided the control volume include the receiver which reduces the fluctuation of flow considerably। यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग यानी कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होगा, यहाँ पे पिस्टन मूव करेगा, जैसे पिस्टन मूव करेगा ये इनपुट वॉल है, ये आउटपुट वॉल है, जैसे पिस्टन नीचे आएगा ये इनपुट वॉल सक्शन की वजह से ओपन होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इनपुट होगी, जैसे ही पिस्टन ऊपर आएगा एयर का फ्लो धक्का देगा, अगर ये चीज़ फ्लो आगे की तरफ होगा तो ये वॉल बेसिकली ओपन क्लोज हो जाएगा। अब ये वॉल ओपन हो जाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एयर होगी एट हाई प्रेशर रिसीवर को चली जाएगी, जहाँ पर हमें हाई प्रेशर एयर आपको चाहिए या कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एयर आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इक्वेशन की बात करें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करें या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो है, क्योंकि इनपुट आउटपुट पे एयर का लेवल पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है, इनपुट आउटपुट पे लेवल जैसा भी है उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर चेंज इन एलिवेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, Z1 इज इक्वल टू Z2, तो इसका मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरह की वेलोसिटी से इसकी परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ रहा है, या हम कह रहे हैं इनपुट आउटपुट में जिस वेलोसिटी से इनपुट हुआ जिस वेलोसिटी से आउटपुट हुआ तो एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। इस सारी कंडीशन को यहाँ पे रखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सिंपली ये आ जाएगी, H1 माइनस Q इज इक्वल टू S2 माइनस W, सिंपली। ठीक है, Q को हम लोग अगर मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं Q हम लोग को ज़ीरो इसलिए नहीं रखा है कि हो सकता है कि हीट रिजेक्शन हो सकता है हीट एडिशन हो, तो वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, तो इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, W की वैल्यू ज़ीरो नहीं लिख रखी है, क्यों नहीं लिख रखी है? क्योंकि यहाँ पे भाई वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और वर्क डन आपको करना पड़ेगा तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो वर्क आपको करना पड़ेगा, तो W की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू आपकी होगी, डिपेंड करेगा। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से ये डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन फाइनली हमारी आएगी, दिस इक्वेशन इज यूज फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। गैस टरबाइन की बात करते हैं। गैस टरबाइन इज बेसिकली अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू convert which is used to convert one form of energy into mechanical output। यानी एक टरबाइन जो रोटेशन यानी किसी भी गैस का एक्सपेंशन अगर होगा, हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी पे स्टीम अगर हम बात करें या गैस की हम बात करें, वो स्टीम के टरबाइन के ब्लेड पे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद जब वो वर्क डन रिलीज़ होगा हमारा तो वो ब्लेड हमारे घूमेंगे। तो यानी यहाँ पर हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटर करती है टरबाइन पे, जिससे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैकेनिकल वर्क डन में। तो बेसिकली ये ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको मैकेनिकल वर्क डन आपको मिल रहा है। ठीक है, गैस टरबाइन इज
gas turbine, steam or gas is passed through the turbine and the part of its energy is converted into work in the turbine. This output of the turbine runs a generator to produce electricity. इसका मतलब भाई ये टर्बाइन को अगर हम कपल कर दें, हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी से स्टीम ने इंटर किया, आउटपुट में स्टीम निकल गई, हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी से स्टीम ने इनपुट किया, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे स्टीम हमारी अगर निकल गई तो एक्सपेंशन के दौरान जो रोटेशन हमें मिला है उस टरबाइन का रोटेशन को कपल्ड कर दे अगर हम जनरेटर से तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको वर्क आउटपुट मिलता है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा फ्रॉम द सिस्टम। वो वर्क डन ट्रांसमिट कर दिया जाएगा जनरेटर को, जो जनरेटर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इस तरीके से सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टीम या गैस एंटर हुई, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हुआ, टरबाइन के ब्लेड रोटेट किया उन्होंने, मैकेनिकल वर्क डन प्रोड्यूस हुआ रोटेशन के फॉर्म में, जो ट्रांसमिट कर दिया गया शाफ्ट के थ्रू कपलिंग के थ्रू जनरेटर को, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आई थी और यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम हमारी बाहर हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्टीम टरबाइन कुछ इस तरीके से वर्क करती है। अब वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स द वर्क इज पॉजिटिव, और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देखिए यहाँ पे लिख रखा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में ये कह दिया जाए कि हीट जो इंट्रैक्शन है वो ज़ीरो है, तो वहाँ पर क्यू की वैल्यू हम ज़ीरो लेके चलेंगे। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं देख रखी है या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज़ लॉस्ट, तो यानी हीट आपकी बाहर निकल रही है, तो उसको कंसिडर करके चलेंगे, क्यू की वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2 ले रखा है, यानी एलिवेशन कितना इनपुट पे है कितना आउटपुट पे है, तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस पे उसकी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट सेम लेवल पे है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लेके चल सकते हैं यहाँ पे, या चेंज इन एलिवेशन इज इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यू की वैल्यू माइनस में लिख रखी है, हम लोगों ने ये मान के चलें कि सर्टेन अमाउंट ऑफ heat is rejected from the system. If the certain amount of heat is rejected from the system, that means the Q is taken as negative. W की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्यों? तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हमें मिल रहा है सिस्टम से, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है हमारा। सारी कंडीशन फर्स्ट लॉ में रखेंगे, इक्वेशन जो हमारी आएगी फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी, Q इज नेगेटिव, W इज पॉजिटिव। इक्वेशन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी से। इन अ गैस टर्बाइन यूनिट द गैसेस फ्लो थ्रू द टर्बाइन इज 15 किलोग्राम पर सेकेंड एंड द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज दिस। एंथैल्पीज ऑफ द गैस एट इनलेट एंड आउटलेट गिवन, एंथैल्पी इनपुट आउटपुट पे एंथैल्पी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस एट इनलेट एंड आउटलेट इज गिवन 50 110 रिस्पेक्टिवली। द रेट एट विच द हीट इज रिजेक्टेड, तो द टर्बाइन निकालना है आपको। The area of the inlet given, that the specific volume of gases at the inlet is 0.45, यानी 0.45 मीटर क्यूब पर kg, इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस, मास फ्लो रेट आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन है आपको, पावर डेवलप बाय द टर्बाइन गिवन है, वर्क डन 12,000, ठीक है, 12,000 लिख रखा है यहाँ पे, 12,000 किलोवाट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी गिवन है, किलो जूल पर केजी में चेंज करना है इसको, किलोवाट में दे रखा है ये, तो उसको डिवाइड करेंगे 15 से, जो आपको वैल्यू डायमेंशन को बराबर करने के लिए। H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू आपको गिवन है। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड, आपको क्या करना है, सारी इनपुट आउटपुट वैल्यूज़ इसमें रखेंगे इक्वेशन में जो हम लोगों ने डिराइव किया था गैस टरबाइन के लिए। सिंपली सारी बाउंड्री कंडीशन में इक्वेशन रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनली आपको जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, क्योंकि वैल्यू हीट रिजेक्टेड 828 किलोवाट। दूसरा पार्ट, इनलेट एरिया कंटिन्यूटी इक्वेशन m डॉट CA अपॉन V,
यहाँ पे C इज़ द वेलोसिटी, A एरिया, m डॉट मास फ्लो रेट, V स्पेसिफिक वॉल्यूम, सारी वैल्यूज़ रखेंगे जो हमें चाहिए वो हमारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। यहाँ पे स्मॉल v की वैल्यू रखा 0.45 जो हमारी गिवन है, मास फ्लो रेट इज गिवन 515, C वेलोसिटी इज गिवन, कैलकुलेट करके एरिया जो हमें निकालना है 0.135 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से कंडीशन हमारी फुलफिल हुई और आंसर हमारा आ गया। तो हम लोगों ने देखा जो हम लोगों ने इक्वेशन लगाई थी, निकाली थी, वहाँ पर बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसमें वैल्यूज़ रख करके हम लोगों ने आंसर निकाला। अब हम लोग देखेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।